ये आदमी को ध्यान से देखो, इसकी दो कंपनीज थी। एक कंपनी टेस्ला, ना ढंग से कार बेच पा रही थी। दूसरी कंपनी स्पेसएक्स, जो रॉकेट उड़ाने की जगह जला रही थी। लेकिन बस एक दशक में ऐसा क्या हो गया जिससे आज ये आदमी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, फेमस और सबसे अमीर इंसान बन चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इलॉन मस्क कोई सीक्रेट नहीं था। लोगों ने उसकी सक्सेस को ध्यान से होते हुए देखा। लोग उससे इंस्पायर होते थे, उससे सीखते थे, उसकी स्ट्रेटेजीज को बाकायदा स्टडी करते थे। लेकिन आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि ऑलमोस्ट किसी ने भी इस बंदे में इन्वेस्ट ही नहीं किया। उनकी कंपनी में 1 रुपए लगाने का भरोसा नहीं दिखाया। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया, और उनमें से कई लोगों ने ऐसी वेल्थ बनाई जो किसी ने सोचा नहीं था। और ये बात पुरानी नहीं है कि कुछ ही साल पहले सब लोग सोच रहे थे कि जेफ बेजोस दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनर होगा, लेकिन अब तो वो आसपास भी नहीं है। आखिर इस लेवल की सक्सेस पॉसिबल कैसे हो सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। Why not? I don't ever give up. Well, Elon Musk is now the world's first trillionaire. He's now valued at more than $1 trillion. Billed as the greatest wealth generating event in history. Wealthiest that has ever. गाइज, आज जब हम इलॉन मस्क को देखते हैं तो उसकी सक्सेस ऑलमोस्ट इनएविटेबल लगती है, जैसे होनी ही थी, जैसे टेस्ला का सक्सेसफुल होना ही था, जैसे स्पेसएक्स को $1 ट्रिलियन कंपनी बननी ही थी। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल उल्टी है। 2008 में टेस्ला के पास पैसे खत्म हो रहे थे, कस्टमर्स उन्हें छोड़ रहे थे और प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स अलग से हो रही थी। और स्पेसएक्स का हाल तो और बुरा था। लगातार 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो चुके थे। हर फेलियर के साथ सिर्फ रॉकेट पे आग नहीं लग रही थी, पैसों पे भी लग रही थी। मीडिया इलॉन का मजाक उड़ा रहा था, एक्सपर्ट्स उसे इररिस्पॉन्सिबल बोल रहे थे, खुद इलॉन मस्क के इंस्पिरेशन उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। और इन्वेस्टर्स, उनमें से ज्यादातर लोग इलॉन मस्क से दूर भाग रहे थे, क्योंकि उस वक्त इलॉन मस्क एक विजनरी कम और गैम्बलर ज्यादा लग रहे थे। और शायद इसीलिए आज जब लोग टेस्ला को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अपॉर्चुनिटी कभी ऑब्वियस नहीं थी। सक्सेस मिलने के बाद ऑब्वियस लगती है जब वो हो जाती है। और इस चीज में मैं बहुत क्यूरियस था। मैं सोचने लगा कि एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी होगी। मतलब अगर कोई इंसान उस वक्त इलॉन मस्क पर बिलीव करता, जब टेस्ला स्ट्रगल कर रही थी, जब दुनिया उसे विजनरी नहीं पागल बोल रही थी, तो आज उसने एक्चुअल में कितनी वेल्थ क्रिएट करी होती। तो टेस्ला के स्टॉक्स देखने के लिए मैंने इन मनी पर टेस्ला सर्च किया और ऑनेस्टली मेरा दिमाग खराब हो गया। टेस्ला का आईपीओ 2010 में हुआ था और उसके कुछ ही टाइम बाद अगर किसी इंसान ने टेस्ला में सिर्फ 10,000 रुपए डाले होते तो आज वो इन्वेस्टमेंट लगभग 4 लाख रुपए जितनी होती। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये पूरी वेल्थ सिर्फ टेस्ला की वजह से क्रिएट नहीं हुई। इसका एक दूसरा हीरो भी है, डॉलर। देखो, जब भी हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, हम डॉलर में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और पिछले कुछ सालों में रुपए लगातार डॉलर के अगेंस्ट वीक हुआ है। मई 2024 में $1 लगभग 82 रुपीस था। आज वो लगभग 95 के आसपास बैठा है। मतलब अगर किसी यूएस स्टॉक ने एक भी रुपए ग्रो नहीं किया होता, तब भी तुम्हें सिर्फ करेंसी मूवमेंट की वजह से रफली 15% का एडवांटेज मिल जाता। और टेस्ला के केस में दोनों चीजें होती है, एक तरफ कंपनी ग्रो होती है और दूसरी तरफ डॉलर भी रुपए के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे रिटर्न इतना ज्यादा मिला। और यही फायदा होता है यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। और टेस्ला बस एक एग्जांपल है, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस, एआई, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ज्यादातर यूएस कंपनीज ही ड्राइव कर रही है, जैसे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, टेस्ला, स्पेसएक्स, ओपनएआई और एंथ्रोपिक, जो आज की टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को शेप कर रही है। और सैडली ऐसी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में देखने को नहीं मिलेंगी। इस पे जब मैं और रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक शॉकिंग बात पता चली कि पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने लगभग 0% रिटर्न्स दिए, 0। लेकिन इसी ड्यूरेशन में S&P 500 ने अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास रिटर्न्स जनरेट किए। इससे मैं सोचता हूँ कि क्या इंडियन इन्वेस्टर्स के पास यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं इन मनी के यूएस स्टॉक सेक्शन में पहुंच गया और यही मुझे एक और काम की चीज दिखी। समझो, प्रॉब्लम सिर्फ एक्सेस की नहीं होती, पैसों की भी होती है। आज दुनिया की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, इनके एक शेयर लाखों रुपए में आते हैं। और इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि यार जब एक ही शेयर लाखों रुपए में तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। इसीलिए इन मनी फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग प्रोवाइड करता है। मतलब अगर किसी कंपनी का एक शेयर हजारों या लाखों रुपए का है तो तुम उस शेयर का एक हिस्सा खरीद सकते हो। तो पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये फीचर नए इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी काम की चीज है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ना एक और प्रॉब्लम होती है, हम सब मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि नीचे जाएगा तो इन्वेस्ट करेंगे या ऊपर जाएगा तो इन्वेस्ट करेंगे, और इसी चक्कर में लोग महीनों बैठे रहते हैं, शुरू ही नहीं करते। इसीलिए इन मनी यूएस स्टॉक्स और ETF में SIP का ऑप्शन भी देती है। मतलब तुम एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली या रेगुलर इंटरवल्स पर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि मार्केट को प्रिडिक्ट करने की बजाय डिसिप्लिन के साथ
बहुत लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सको। और ऑनेस्टली मेरे दिमाग में एक और सवाल था, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग मतलब टैक्स का हेडेक। लेकिन इंड मनी का टैक्स सेंटर इसी चीज को सिंप्लीफाई करता है। इंड मनी कंसोलिडेटेड टैक्स रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना और टैक्स फाइलिंग्स को समझना इजी हो जाए। और ये सवाल पक्का तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, इतना पैसा ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, क्या ये सेफ तो है? मैंने तो सबसे पहले ही चेक किया था। तो मुझे मिला कि इंड मनी गिफ्ट सिटी का लाइसेंस्ड ब्रोकर है जो IFSCA के अंडर रेगुलेटेड है। KYC इंडिया में होता है और तुम्हारा पैसा इंडियन रेगुलेशन के फ्रेमवर्क के अंडर ही मूव करता है, चाहे तुम ग्लोबली ही क्यों ना इन्वेस्ट करो। ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए इंड मनी की डायरेक्ट पार्टनरशिप रेगुलेटेड फॉरेन कस्टडी ब्रोकर्स के साथ है जो SEC और FINRA रेगुलेटेड है। इसका मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशन, फंड फ्लोज और कस्टडी एक रेगुलेटेड इकोसिस्टम के अंदर ही होता है और ऑनबोर्डिंग से लेकर वॉलेट्स, रेमिटेंस, एग्जीक्यूशन और सेटलमेंट तक पूरा इन्वेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इंड मनी खुद मैनेज करता है बिना अननेसेसरी इंटरमीडियरीज के साथ तुम्हारी इंफॉर्मेशन शेयर करे। इसीलिए सिक्योरिटी और कंप्लायंस को लेकर मुझे ये स्टार्टअप काफी रिएश्योरिंग लगा। तो अगर तुम भी इन ग्लोबल कंपनीज को सिर्फ न्यूज या रील्स में देखने की जगह उनकी ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो मैंने इंड मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार जरूर एक्सप्लोर करना। अब एक बड़ा सवाल ये आता है, आखिर टेस्ला बची कैसे, स्पेसएक्स बची कैसे, जब दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो इलॉन मस्क ने ऐसा क्या किया जिसने इतिहास को ही बदल दिया? गाइस, मैं जिस टाइम की बात करने जा रहा हूँ वो इलॉन मस्क खुद एडमिट करते हैं कि इससे बुरा और मुश्किल टाइम उनकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। साल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का पीक, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल चुकी थी, कंपनीज बंद हो रही थी, इन्वेस्टर्स अपना पैसा खींच रहे थे और उसी वक्त इलॉन मस्क की दोनों कंपनीज ICU में पड़ी थी। टेस्ला के पास सैलरीज देने के पैसे नहीं थे, स्पेसएक्स के लगातार 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो चुके थे और इलॉन मस्क अपने पेपाल के पैसे जो उन्होंने पेपाल बेच के कमाए थे वो ऑलमोस्ट दोनों कंपनीज में डाल चुके थे। अब एक ऐसा वक्त आया जब उनके एडवाइजर्स ने उन्हें सीधा बोल दिया कि अब यहाँ से तुम सिर्फ एक कंपनी बचा सकते हो, या टेस्ला बचाओ या स्पेसएक्स को बचाओ, और अगर दोनों को बचाने की कोशिश करोगे तो दोनों मर जाएंगी। और ऑनेस्टली ये एडवाइस बहुत लॉजिकल थी, कोई भी बिजनेसमैन यही डिसीजन लेता। लेकिन इलॉन मस्क बिजनेसमैन की तरह नहीं सोच रहे थे। उनके लिए टेस्ला बस एक कार कंपनी और स्पेसएक्स बस एक रॉकेट कंपनी नहीं थे, वो इस प्लेनेट को चेंज करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बल था। इलॉन मस्क ने अपने बचे हुए सारे पैसे $30 मिलियन दोनों कंपनीज में बांट दिए, ना टेस्ला को छोड़ा ना स्पेसएक्स को छोड़ा। अगर दोनों फेल होती तो इलॉन मस्क प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो जाते, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं रेपुटेशन से भी। ये वो मोमेंट था जहां इलॉन मस्क सिर्फ कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी, अपना फ्यूचर और शायद अपनी पूरी आइडेंटिटी एक बेट पर लगा रहे थे। और फिर किस्मत पलटना शुरू हो गई। सितंबर 2008 स्पेसएक्स के पास सिर्फ एक ही मौका बचा था, 3 रॉकेट्स पहले ही फेल हो चुके थे, पैसे लगभग खत्म हो गए थे और इलॉन मस्क अपने एक इंटरव्यू में एडमिट करते कि अगर ये वाला लॉन्च भी फेल हो जाता है तो शायद स्पेसएक्स वही खत्म हो जाता। ये लिटरली डू और डाई मोमेंट था। फिर आया फैल्कन 1 का 4th लॉन्च और इस बार रॉकेट सिर्फ उड़ा नहीं, स्पेस में सक्सेसफुली ऑर्बिट तक पहुंच भी गया। गाइस, ये अचीवमेंट बहुत बड़ा था क्योंकि पहली बार किसी प्राइवेटली बिल्ड लिक्विड फ्यूल रॉकेट ने ऑर्बिट अचीव किया था और इसी एक सक्सेसफुल लॉन्च ने स्पेसएक्स को एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप से एक क्रेडिबल स्पेस कंपनी बना दी थी। सिर्फ कुछ महीने बाद दिसंबर 2008 में नासा ने स्पेसएक्स को लगभग $1.6 बिलियन का कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। नासा ने सिर्फ रॉकेट नहीं खरीदा था, नासा ने प्रूफ खरीदा था। प्रूफ के इलॉन मस्क की कंपनी सिर्फ बड़े सपने नहीं देखती, उन्हें रियलिटी में बदल सकती है। और शायद इसी कॉन्ट्रैक्ट ने स्पेसएक्स को बैंक्रप्सी से निकालकर हिस्ट्री की दिशा ही बदल दी। स्पेसएक्स की जान तो बच गई, लेकिन टेस्ला भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। कंपनी के पास इतना कैश भी नहीं बचा था कि वो अपनी एम्प्लॉइज की सैलरीज तक दे पाए। इलॉन मस्क इन्वेस्टर्स के सामने बार बार जा रहे थे, लेकिन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे और यहाँ टेस्ला तो भारी लॉसेस कर रही थी। 24 दिसंबर 2008 क्रिसमस ईव, जब लग रहा था कि टेस्ला का चैप्टर यही खत्म हो जाएगा, कंपनी ने लगभग $40 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग रेस कर ली और इस फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा खुद इलॉन मस्क ने दिया था। ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट राउंड नहीं था, ये टेस्ला के लिए लाइफलाइन थी। कंपनी जो सिर्फ कुछ दिन पहले तक बर्बादी के एज पर खड़ी थी, उसे एक और मौका मिल गया और शायद इतिहास का सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट इलॉन मस्क को मिला। और अगर ये सब कुछ होने में बस 1-2 हफ्ते का भी फर्क पड़ जाता तो ना स्पेसएक्स होती ना टेस्ला। लेकिन इलॉन मस्क की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। अब वो अपनी लाइफ में एक और बहुत बड़ा बेट खेलने वाले थे। टेस्ला पर नहीं, स्पेसएक्स पर भी नहीं, उन्होंने ये बेट लगाया अमेरिका की पॉलिटिक्स पर। साल 2024 अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले थे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ कैमला हैरिस। और इलॉन मस्क के पास ना सिंपल ऑप्शन था, पॉलिटिक्स से दूर रहो और अपनी कंपनीज शांति से चलाओ। लेकिन इलॉन मस्क ने हमेशा की तरह इसका एग्जैक्टली उल्टा ही कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ट्रंप की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, तो इलॉन मस्क ने ओपनली ट्रंप को एंडोर्स कर दिया। और वो सिर्फ सपोर्टर बन के नहीं रुके, वो लिटरली ऑल इन चले गए। ट्रंप की रैलीज में स्टेज पर पहुंच जाना,
और डोनाल्ड ट्रम्प को हेवीली फंड करना ताकि वो इलेक्शन जीत सके। इनफैक्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ट्रम्प को ओपनली सपोर्ट किया। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसकी कंपनीज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और रेगुलेशन से डायरेक्टली अफेक्ट होती है, वो ओपनली अमेरिका के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल कैंडिडेट के पीछे खड़ा हो जाता है। और इलॉन मस्क को खुद पता था कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। टकर कार्लसन जो एक जर्नलिस्ट है, उनके साथ इंटरव्यू में जब वो इलेक्शन की बात कर रहे थे तो वो साफ बोल देते हैं कि अगर गलती से भी वो इलेक्शन हारे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। और वो मजाक नहीं कर रहे थे। इलॉन का मानना था कि अगर ट्रम्प इलेक्शन हार जाते तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस उसकी और उसकी कंपनीज के लिए खतरनाक हो सकते थे। मतलब इलॉन ने सिर्फ पैसे नहीं लगाए थे, उन्होंने अपनी रेपुटेशन, अपनी खुद की कंपनीज का फ्यूचर रिस्क पे लगा दिया था। ये एक ऐसा गैम्बल था जहां इलॉन मस्क के पास जीतने के लिए सब कुछ था, लेकिन हारने के लिए शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के अपोजिशन वाली पार्टी डेमोक्रेटिक अगर इलेक्शन जीत जाते तो वो इलॉन मस्क की कंपनीज को बर्बाद कर देते। फिर आई 5 नवंबर 2024 की रात। वोट्स काउंट होना शुरू हुए, एक एक स्टेट के रिजल्ट सामने आने लगे और धीरे धीरे क्लियर हो गया कि ट्रम्प जीतने वाले। और ट्रम्प के साथ इलॉन मस्क ने भी अपनी लाइफ का एक और इम्पॉसिबल बेट जीत लिया। अब इलॉन मस्क अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान बन चुके हैं। और फिर जून 2026 एक और हिस्टोरिक मोमेंट आया। स्पेसएक्स फाइनली पब्लिक हो गई और ये नॉर्मल आईपीओ नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया, जिसने कंपनी को लगभग $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचा दिया। इस लिस्टिंग के बाद इलॉन मस्क की नेटवर्थ ब्रीफली $1 ट्रिलियन के पार चली गई और वो दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर बन गए। सोच के देखो, ये वही कंपनी है जो सिर्फ एक फेल्ड रॉकेट लॉन्च दूर थी कोलैप्स के, और सिर्फ 18 साल बाद इसी कंपनी ने इलॉन को इतिहास का सबसे पहला ट्रिलियनर बना दिया। एक और चीज भी बदली है। 2011 में अगर इंडिया में बैठा कोई ऑर्डिनरी इन्वेस्टर टेस्ला जैसी ग्लोबल कंपनी की जर्नी का पार्ट बनना चाहता तो प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। आज एक्सेस उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस का है। और इसीलिए इंडमनी की ये बात मुझे अच्छी लगी। ये सिर्फ यूएस स्टॉक्स दिखाने वाली ऐप नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल कंपनीज तक का एक्सेस देता है, चाहे वो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग हो, चाहे यूएस स्टॉक्स में एसआईपी हो, या फिर टेक सेंटर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को समझना आसान बना देती है। पता है गाइस, मुझे इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे ये नहीं लगता कि काश मैंने टेस्ला को खरीद लिया होता। मुझे लगता है कि अगली बार ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अगर मेरे सामने आएगी तो उसमें पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मेरे पास रहेगा। इसलिए इंडमनी को एक्सप्लोर जरूर करना।